हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज से हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम लोग मुख्य तौर पे बात करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, स्पेशली उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो केवीएस मैदान जो किताब है उसमें दी हुई है। तो आप लोग के पास यदि केवीएस मैदान है तब आप उसको फॉलो कीजिएगा। और आपको पता होगा कि मैं आप सभी को बहुत पहले सजेस्ट भी किया था पेपर 1 के लिए केवीएस मैदान की किताब को पढ़ने के लिए। तो अभी तक आपने नहीं ख़रीदा है तो पढ़ना चाहिए और इस सीरीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाइएगा। और एक डिस्क्लेमर है कि यदि आप जब वीडियो देख रहे हो तो किसी भी तरीके का ऐड आए तो आप ऐड को स्किप नहीं कीजिएगा। ये मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने समय के अनुसार स्किप कर सकते हैं यदि समय नहीं है तो। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐड देखने से थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट होता है और उस रिवेन्यू के थ्रू अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो 102 क्वेश्चन नंबर 102 तक टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर से दिया गया है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। यानी कि जो क्लासरूम टीचिंग होता है उसका बेसिक मॉडल क्या है। अधिगम का प्रतिमान है या फिर निर्देशात्मक प्रतिमान है। प्रतिमान का बेसिक अर्थ क्या है, मॉडल, और अधिगम को अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग। देखिए अभी इस पे पेन मैं नहीं चला सकता हूँ तो मुझे बोल करके ही काम चलाना होगा, तो आप लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए तो इसमें सबसे पहला नंबर है लर्निंग मॉडल और दूसरा है डायरेक्टिव मॉडल। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी क्लासरूम टीचिंग का जो मॉडल होता है वो दोनों होता है, एक तो लर्निंग मॉडल होगा ही और दूसरा डायरेक्टिव मॉडल भी होगा। तो इसका आंसर जो होगा वह सी होना चाहिए, ए एवं बी दोनों। दूसरा सवाल है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छी अभिव्यक्ति। अब आप देखिए मतलब आप इसमें जब देखेंगे ऑप्शन में जाएंगे तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारा ऑप्शन तो सही है, लेकिन सवाल को एक बार फिर से पढ़िए और फिर से समझिए। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए बेसिक नीड क्या होनी चाहिए। टीचिंग में रुचि तो होनी ही चाहिए, ठीक है। छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, भी अच्छी बात है। और सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए, भी अच्छी बात है। और एक्सप्रेशन आपका मतलब एक्सप्रेसिव जो पावर है वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन सभी ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि यदि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तब आप कैसे टीचर बनेंगे। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज का होना सबसे पहले ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आंसर को काटा जाता है, ऑप्शन को इसी तरीके से काटिए कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, और फिर आप यहाँ पर टिकिए एक ऑप्शन पे कि यही हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें या नहीं आ रही है, आनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो टीचिंग सिर्फ एक कला है क्या, यह बात बिल्कुल गलत है। टीचिंग सिर्फ एक कला नहीं है, टीचिंग एक साइंस भी है। टीचिंग कला के अलावा और भी चीज़ें हैं। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह कहना भी बिल्कुल गलत होगा। और शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, यह तो मतलब कहना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान रखिएगा।
चौथे नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत यानी रिलैक्स्ड करना। कितना शुद्ध हिंदी दिया हुआ है। और क्लास की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो यदि आप एक टीचर हैं और मतलब आप यह कह रहे हैं कि शिक्षक में जो सबसे वांछित जो गुण होने चाहिए वह कौन कौन होना चाहिए, तो आप अपने आप को एक टीचर मान करके देखिए। ठीक है, यदि आप अपने आप को टीचर मान करके देखेंगे तब आपको इसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ये नहीं कि आप सिलेबस पूरा कर दिए, बच्चों को आए तो मेंटली रिलैक्स कर दिए कि अरे खूब खाओ पियो दौड़ो, क्लास में ऐसे करो वैसे करो, बैठे तो मेंटली तो आपने रिलैक्स कर दिया। क्या सिलेबस पूरा करना एक टीचर का काम है? बिल्कुल नहीं। और क्या क्लास में किसी भी तरीके का गतिविधि हो रहा है तो आप क्या उसको अपने ऊपर के अधिकारी को सूचित करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सबसे जो मतलब मेन क्वालिटी होना चाहिए क्या, कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपके स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। ठीक है, पांचवा नंबर है, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग 58 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जैसे पहला नंबर है स्मृति स्तर, और दूसरा है ग्रहण शक्ति स्तर, और तीसरा है विचारशील स्तर। इधर है हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। यह जो है मैंने आपको पढ़ाया था 3 लेयर्स ऑफ टीचिंग में, यानी टीचिंग के 3 लेयर्स होते हैं। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, आपको पता होगा। तो मैंने यह बताया था कि जो स्मृति स्तर है यानी जो मेमोरी लेवल है उसके फाउंडर को हर्बर्ट कहते हैं, हर्बर्ट उनके फाउंडर का नाम है। और दूसरा जो ग्रहण शक्ति स्तर यानी कि जो सेकंड वाला टीचिंग लेवल होता है उसको ग्रहण शक्ति अंग्रेजी में इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मॉरिसन, और तीसरा जो है रिफ्लेक्टिव लेवल उनके फाउंडर को हंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आते हैं छठे नंबर पे, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और छठा सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो अभी बताया, सबसे पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पहला मेमोरी लेवल जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को रटाया जाता है, फिर हम लोग को उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती है। और तीसरे नंबर पे एमफिल पीएचडी ये सारे प्रोग्राम आते हैं जहाँ पे हम लोग सोचते समझते हैं, उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, मेमोरी लेवल होना चाहिए यानी स्मृति स्तर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके बारे में जब हम लोग रिसर्च करने लगेंगे तब उसके बारे में वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल तीसरे नंबर पे आएगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ। 7वां नंबर जो सवाल है उसको पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? तो स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि एक रोगी है और एक डॉक्टर है। तो मान लीजिए रोगी आता है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, आप डॉक्टर हैं, तो आपको जब रोगी समझ में नहीं आया, मतलब रोगी को आप ठीक नहीं कर पा रहे, उसका रोग समझ में नहीं आया, तो क्या आप रोगी को भगा देंगे या फिर आप अपना डॉक्टर बदलेंगे, टीम बदलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, टीम बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो स्वतंत्र चर होगा वह डॉक्टर होगा, क्योंकि स्वतंत्र चर का बेसिक अर्थ है जिसको बदला जा सकता है, जो स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो होता है वह क्या होता है? स्वतंत्र चर, यानी टीचर को हम लोग बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बच्चा को आपके क्लास में समझ में नहीं आता आप बच्चा को ही भगा देंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। आप टीचर को बदलेंगे, फैकल्टी को बदलेंगे। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ कि अरे ये लेके जाओ और टिक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आनी चाहिए। 8वें नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? एनालिटिकल सिंथेटिक, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल या फिर ओनली सिंथेटिक? आप बताइए। अब देखिए मैंने बताया था कि सवाल का 4 लेयर होता है। मैंने बताया था, आपने नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका 4 लेयर होता है।
पहला लेयर जो होता है उसको कहते हैं बेसिक लेयर, जो है मेमोरी लेयर, और दूसरा है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो सवाल आते हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पे जो सवाल होते हैं उसको एनालिटिकल लेवल का सवाल कहते हैं, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का विश्लेषण करना होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है। और चौथे नंबर का जो सवाल का स्टैंडर्ड होता है उसे सिंथेटिक लेवल कहते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा दिया हुआ है और आपको उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो लास्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको सिंथेटिक लेयर कहते हैं, जहाँ पे आपको फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतना बड़ा सा लेख है, जैसे संक्षेपण वगैरह स्कूल में बनाते थे, वह सब क्या था, सिंथेसिस वाला ही था ना, सिंथेटिक था। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बच्चों को पहले किसी चीज़ को एनालाइज करना सिखाएंगे, उसका विश्लेषण करना सिखाएंगे, तब उसका सिंथेटिक करना उसको सिखाएंगे। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कायदे से आप बताइएगा, इसका आंसर ए होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ए होना चाहिए। सवाल नंबर 9 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि संपूर्ण से अंश की ओर जाना, और मतलब ऑप्शन देखिए, इधर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग दिया हुआ है और उधर दिया हुआ है उसके प्रोपाउंडर का नाम, प्रोपाउंडर का मतलब प्रतिपादक। संपूर्ण से अंश की ओर जाना यह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का है, तो पहला का तो आंसर पहला ही होना चाहिए। सेल्फ लर्निंग के माध्यम से सीखने की बात किसने कही थी? और जो भावना का प्रशिक्षण, भावना का मतलब यहाँ पे इमोशन से है, ठीक है, भावना का मतलब यहाँ से क्या है, इमोशन से है, तो मॉन्टेसरी और फ्रोएबल। अब इसमें आपको बताना है, क्योंकि पहला तो मैंने बता दिया संपूर्ण से अंश जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का है, दूसरा जो है सेल्फ लर्निंग के माध्यम से, डाल्टन ने कहा था कि सेल्फ लर्निंग के माध्यम से सीखना चाहिए किसी चीज़ को, और जो है मॉन्टेसरी एंड फ्रोएबल ने इमोशंस को ट्रेनिंग देने की बात कही है। सवाल नंबर 10, किसी आप एक्सप्लेन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, आप मतलब आप ये मत सोचना कि सवाल बोलें और आंसर बता दूं, ऐसा नहीं है, आप समझ के चलेंगे तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे, नहीं तो अन्यथा फिर तो आंसर किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्या उसको देखने से क्या फ़ायदा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो इसमें से आपको बताना है कि टीचिंग का जो नेचर क्या होता है। यह एक कला है, ऑब्वियसली यह एक कला है। यह एक विज्ञान है, ऑब्वियसली एक विज्ञान भी होना चाहिए। यह विज्ञान एवं कला दोनों है, तो जब कला भी है और विज्ञान भी है तब तो आंसर सी तक पहुंचना चाहिए। और डी है, यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो अभी अभी ऊपर पढ़े थे कि टीचिंग न केवल एक कला है बल्कि विज्ञान भी है, तो टीचिंग कला एवं विज्ञान दोनों है, यानी इसका आंसर सी होना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न? बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो अभी तो बताया थे भाई कि मेमोरी लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा और रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। तो अब बताओ इसमें से तीनों जो है 1 2 3 तीनों तो लगातार है ही, तो 1 2 3 इसका आंसर ए होना चाहिए। क्लियर है? 12वां नंबर है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यानी टीचिंग में आज के दौर में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या यह शिक्षार्थी केंद्रित हो रहा है, प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? अब इसमें से तो तय है भाई कि डी तो कभी भी नहीं होगा, यानी उपरोक्त में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर काट दो। समूह केंद्रित होती जा रही है, यह भी काट दो। जब समूह केंद्रित होगा कोई भी पढ़ाई तो उसका जो आउटकम है वह बहुत ढंग का नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या प्रशिक्षु केंद्रित होगा? नहीं, इसमें होगा शिक्षार्थी केंद्रित, क्योंकि हम लोग टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लर्नर है उसको क्या करते हैं? शिक्षार्थी कहते हैं। तो उसी को सेंटर में रख करके, आपको पता है कि जितने भी हायर एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं उसमें सेंटर में किसको रखा जाता है? शिक्षार्थी को रखा जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोचेज आज के दौर में अपनाए जा रहे हैं कि बच्चा को क्या दिक्कत है उसको केंद्र में रखो। पहले क्या होता था, मास्टर साहब जो कह दिए वही सही है, ठीक है। 13वां नंबर पे, और जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पेडागॉजिकल, एंड्रागॉजिकल, दूरस्थ शिक्षा, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आपको बताना है, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर होगा वह एंड्रागॉजिकल होगा। मैंने बताया था कि जब मतलब जो है टीचिंग लर्निंग का 2 अप्रोच बताया था, एक तो होगा लर्नर सेंटर्ड और एक होगा टीचर सेंटर्ड। तो यदि लर्नर सेंटर्ड होगा तो उसको एंड्रागॉजिकल कहते हैं, और यदि टीचर सेंटर्ड होगा उसको क्या कहेंगे?
पेडागॉजिकल, ठीक है, पेडागॉजी पढ़ना है ना, बीएड में खूब पढ़ना है, ठीक है, तो जो लोग बीएड करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एंड्रागॉजिकल जो अप्रोच है रिफ्लेक्टिव लेवल का अप्रोच है, जहाँ पे जो है पीएचडी स्कॉलर को, शिक्षार्थी को, लर्नर को केंद्र में रख करके पढ़ाया जाता है, यानी वह अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। समझ में आ रही बात? इतना समझाने के बाद समझ में नहीं आया तो फिर आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला, इस बात की तो पक्का गारंटी है। 14वें नंबर पे आते हैं। अच्छा, इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? पेडागॉजिकल हो जाएगा। और दूरस्थ शिक्षा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बताने की जरूरत है क्या? निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है, निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टूडेंट के लिए लिखे जाते हैं। अब बताना है कि स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करता है एक टीचर, स्पेसिफिक होना, ऑब्जर्वेबल होना या मेजरेबल होना, या डी उपरोक्त सभी। अब एक बात ध्यान रखना, अमूमन क्या होता है, सामान्य तौर पे, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सामान्य तौर पे यदि ए बी सी डी इस तरीके का ऑप्शन हो और लास्ट में डी जो रहता है उपरोक्त सभी, तो सामान्य तौर पे डी ही सही होता है। सामान्य तौर पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डी टिक करके आ जाना बोलना अमृतसर बोले थे, ये सब नहीं, ठीक है। सामान्य तौर पे डी सही होता है। तो इसमें क्या है कि आप अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो स्पेसिफिक भी हो, ऑब्जर्वेबल भी हो, मेजरेबल भी हो। इसका आंसर डी होगा क्लियरली। 15वें नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गतिशील शिक्षण, डायनेमिक टीचिंग वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अभी बताया था ना, शिक्षक एक स्वतंत्र चर होगा, क्लियर है? तो इसमें देख लो, अपने मन से देख लो, शिक्षक एक स्वतंत्र चर कहाँ पर है? तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, इसका आंसर बी होगा। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट के बेस पे ना आप सवाल को ऐसे यूं चुटकियों में नचाओगे, ठीक है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के यानी क्लास के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? तो ओपन इन्वायरमेंट, ओपन एंड इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट जो है किस तरीके के लेयर वाले एजुकेशन में होना ज़्यादा जरूरी है, मतलब होना आवश्यक है, ज़्यादा नहीं, होना आवश्यक है। मेमोरी वाले में, अंडरस्टैंडिंग वाले में, रिफ्लेक्टिव वाले में। अब बताओ, ओपन वाला जो इन्वायरमेंट है वह यदि चलो मेमोरी लेवल तक रखते हो तो चलो भाई काम चल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक भी काम चल जाता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में जब आ जाओगे, आप एमफिल में आ जाओगे, पीएचडी में आ जाओगे, तो वहाँ पर यदि क्लास ओपन और इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो आपका रिसर्च तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की पहचान ही ओपन एंड इंडिपेंडेंट होना। तो चिंतनशील स्तर में इसका होना अति आवश्यक है। ऐसे तो मेरा बस चले तो सब में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए होगा। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? सिलेबस कहते हैं, है ना। सिलेबस का क्या मतलब होता है? सिलेबस और करिकुलम दो चीज़ें होते हैं। तो करिकुलम जो होता है साथियों, वह पूरे कोर्स के लिए होता है, उसमें आपके पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप कहीं एमए में एडमिशन लिए तो पूरे एमए कोर्स का जो सिलेबस है वह पूरा करिकुलम कहलाएगा। और उस पढ़ाई के अलावा, किताब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें प्रेजेंटेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब तो ड्यू में कर दिया गया, पेड़ लगाना भी है अब पीएचडी, हर एक पीएचडी स्कॉलर को, तो क्या है, करिकुलम का हिस्सा है। लेकिन सिलेबस पार्टिकुलर किसी सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बी होगा, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना? यह ऑप्शन होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और तीसरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आगे तय करेंगे।
विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना। तो अभी मैंने बताया कि निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना जो प्रोजेक्ट वगैरह है, ये सबको एक साथ मिला देंगे तो सिलेबस नहीं करिकुलम बन जाएगा। शिक्षा के स्तर को अर्हता यानी क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच, बिहेवियरल जो अप्रोच है, व्यावहारिक जो सिलेबस है उसको भी आप शामिल करेंगे तो ये दोनों मिल करके करिकुलम का निर्माण होगा, यानी इसका ऑप्शन जो है मोस्ट प्रोबेबली बी होगा। क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए सवाल नंबर 18 पे, संज्ञानात्मक, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन अंग्रेजी में। कॉग्निटिव डोमेन का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्थवल, सिम्पसन। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बेंजामिन एस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। क्लियर है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है, बम्बित नहीं, प्रतिबिंबित करता है, पहले से सीखी हुई सामग्री का उपयोग करने के लिए? तो कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, नॉलेज या एनालिसिस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो तो एप्लीकेशन होना चाहिए, कि जो चीज़ आप पहले से सीखे हैं उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। वो मोबाइल वाला एप्लीकेशन नहीं जो आप समझ रहे हो, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ होना चाहिए। जैसे आपने कोई थ्योरम रट लिया ज्योमेट्री का, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए ना उसका उपयोग करना। मोबाइल खरीद लिया, उसका उपयोग करने आ ही नहीं रहा। और कई सारे जो लोग हैं वो तो दुरुपयोग करते हैं, कई सारे नहीं मतलब मैक्सिमम। कभी तो मैं भी क्या करता था, अब भी होता है कभी कभी। 20वें नंबर पे 20वां नंबर जो सवाल है वह है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? मतलब कि जब आप आपके दिमाग का, आपके जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका जो हायर लेवल क्या है, आप जब किसी चीज़ को एनालाइज करने लग जाते हैं या इवैल्यूएशन करने लग जाते हैं या कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं या फिर सिंथेसाइज करने लग जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि टीचिंग के फील्ड में एक्सट्रीमली जो मतलब लास्ट का जो पॉइंट है, क्लाइमेक्स पे जो पॉइंट है, जो लास्ट का पॉइंट है, अंतिम बिंदु जो है, चरम बिंदु जो है, शिखर पर जो बिंदु है, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो यदि आप में मूल्यांकन की क्षमता का विकास होता है तो उसे संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? हाँ, 21वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। 21 का जो आंसर होगा वह शिक्षक केंद्रित होगा। क्यों? अब सत्तावादी स्तर पे क्या होगा, यहाँ पे टीचर हावी होंगे, ठीक है। जैसे बचपन में जो पढ़ाई होता था ना, तो उसमें आपकी कुछ पूछ दिए टीचर से तो आप कुटा जाते थे। वहाँ पे क्या होता है, टीचर ने जो बोला वही आपको मानना पड़ेगा। टीचर केंद्र में होता है, वो बोल दिए, जैसे हम लोग के सर थे काना गुरुजी बोलते थे हम लोग, जो बोल दिए वो मानना पड़ता था, नहीं तो कूटा जाते थे। तो हम लोग भी, मैं भी कई बार कूटाया हूँ सर से। सर तो खैर अब रहे नहीं, कल ही शिक्षक दिवस था, सर आज से 10 साल पहले ही दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन वो क्या था, बचपन का जो शिक्षा है शिक्षक केंद्रित, उसको सत्तावादी स्तर पर शिक्षण भी कहते हैं। सवाल नंबर 22 है, क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। अब आपको इसमें से देखना है कि नेचुरलिज्म क्या सिखाता है, आइडियलिज्म क्या सिखाता है, प्रैग्मेटिज्म क्या सिखाता है और रियलिज्म क्या सिखाता है। समझ में आ रही बात? तो क्रिया करके सीखना ऑब्वियस सी बात है, या तो रियलिज्म होगा नहीं। एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। क्रिया करके जो सीखना है वो प्रैग्मेटिज्म का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रैग्मेटिज्म का हिस्सा है। यानी कि प्रैग्मेटिज्म का जो थ्योरी है उसमें हम लोग लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी का पालन करते हैं। क्लियर है? पर्यावरण के माध्यम से सीखने का क्या मतलब है? नेचुरल से, मतलब नेचर से रिलेटेड है। समझ में आ रही बात? नेचर के बगैर क्या पर्यावरण का हम लोग उसका अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले नंबर का पहला का तीसरा होना चाहिए और दूसरा का पहला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति।
तो अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए। यह जो है आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है और दुनिया जिस तरीके से है बिल्कुल वैसा यथार्थतः, यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा ही कह देना, तो उस रियलिज्म है, तो चौथा का चौथा होना चाहिए। इसमें क्या है, कोई दिक्कत है समझने में। 23 नंबर, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताओ, बौद्धिक कौशल तो ऑब्वियस सी बात है यार, ज्ञान की बात हो रही है। अफेक्टिव और साइकोमोटर ये सब नहीं, मतलब इमोशंस वगैरह की बात तो हो ही नहीं रही। तो बौद्धिक कौशल जो है माइंड से रिलेटेड है, ज्ञान की बातें हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। यानी कि संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए इसमें से क्या है, आपके दृष्टिकोण को, आपके वैल्यूज़ को और आपके जो हित हैं यानी जो आपका इंटरेस्ट है उसको प्रतिबिंबित कैसे कर सकते हैं। ज्ञान से कर सकते हैं नहीं, क्रिया से कर सकते हैं नहीं, इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का हिस्सा है। आप पढ़ लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर, तो इतना आपको एक एक सवाल समझ में आ जाएगा, मतलब ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर आप मतलब मेरी बात सुनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप पट 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 कर लोगे। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा या ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल। तो शारीरिक कौशल तो अब समझो ज्ञान से इसका हिस्सा होगा नहीं होगा, इमोशन से होगा नहीं होगा, मनोसंचालित होगा ये ज्ञान क्षेत्र। क्लियर है यार, ऐसे ही समझो। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। अब आप बताओ इसमें किसी विशेष विषय का वर्णन करना ही ज्ञान का हिस्सा है। फोटो फिल्म का विकास वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा, निबंध लिखना वगैरह नहीं आएगा। तो समझ में आएगी बात, एनालिटिकल अप्रोच। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना और एक कहानी का वर्णन करना। कहानी का वर्णन करना क्या हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है क्या, ये तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में चला जाएगा ना भाई, तो डी तो आंसर होगा ही नहीं। दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, ये सी तो होगा नहीं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, यह भी नहीं होगा, यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही हिस्सा है। लेकिन साइकोमोटर में क्या होगा, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना। सवाल नंबर 28 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। क्या है, नहीं है भाई, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, बिल्कुल है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, बिल्कुल है, 100% है। उपरोक्त सभी सही हैं, नहीं उपरोक्त सभी सही नहीं है, क्योंकि पहला ही आपने गलत कर दिया, तो आंसर तो ए होना चाहिए। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपरोक्त सभी। अब बताओ आपके स्पेशलिटीज़ किससे दर्शाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट का ज्ञान भी होना चाहिए, टीचिंग का आपके पास आर्ट होना चाहिए और निर्णय लेने का कौशल भी होना चाहिए, यानी इसका आंसर डी होना चाहिए आंख बंद करके। तीसरे नंबर पे आते हैं 30 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण और सवाल चला गया कहाँ, कट गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण, और इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में डायरेक्ट आ गया क्या, जो कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। अब ये क्या मतलब हो गया भाई, इसका जो आंसर है जिसका शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं, ये क्या, इसको जो है इसको लेफ्ट कर देते हैं, ये सवाल पूरी तरीके से आया ही नहीं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत यानी टीचिंग मैक्सिम्स हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हाँ, ये तो होना चाहिए विश्लेषण से, अभी तो ऊपर मैंने बताया था ना, एनालिटिकल से लेकर सिंथेटिक। मूर्त से अमूर्त, ये भी सही है। मूर्त का मतलब क्या, किसी चीज़ को मतलब दिखाना, आइडियाज़ वगैरह नहीं, किसी चीज़ को बोर्ड पे दिखा करके एक्सपेरिमेंट करके उसको बताना। और अमूर्त का मतलब आइडियाज़ वगैरह की, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये अमूर्त विचार हैं। प्रकृति का पालन करना, ये भी सही है। तो अब बताओ कौन से अध्यापन का सिद्धांत है, इसमें कौन कौन है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक हो सकता है क्या, बताइए।
बिल्कुल होना चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण होगा, बिल्कुल होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। प्रकृति का पालन भी करते हैं, इसका आंसर डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं? ए है संघटक भाग में समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजन करना, ए एवं बी और उपरोक्त में से सभी। इसका जो आंसर होगा वह संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत। फिर से समझिए, कौन से शब्द कक्षा शिक्षण यानी क्लासरूम टीचिंग विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने में, तो टीचिंग मेथड यहाँ पे काम नहीं आता है बाबू। टीचिंग मैक्सिम्स, टीचिंग प्रिंसिपल यानी कि एंड्रागॉजिकल होगा या पेडागॉजिकल अप्रोच, टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड। समझ में आ रही बात? तो शिक्षण का सिद्धांत और शिक्षण तकनीक और शिक्षण रणनीति, तो यहाँ पे क्या होगा, सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए टीचिंग सिद्धांत का होना ज़रूरी है। हालांकि ये मुझे आंसर गलत लगता है, लेकिन यही आंसर इसका है, क्या ही किया जा सकता है। 34 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाला कक्षा में यानी क्लास में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, और उपरोक्त सभी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से तीनों का बात कोई लगा क्या कोई बकवास? तीनों बात सही थी, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ऊपर का सब बात जब सही है तो आंसर डी पे आ जाइए आंख बंद करके। फिर है, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? तो शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को क्लास और छात्रों के बीच संबंधित करना, और ये तीन ही ऑप्शन हैं। तो अब आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण कह करके इन्होंने सवाल को स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए? शिक्षक को अपना व्यक्तित्व, उसका जो पर्सनालिटी है और उसका जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको क्लास में और छात्रों से रिलेट करना आना चाहिए। संचार कौशल है और अकादमिक पृष्ठभूमि बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा, आपने यहाँ से PhD यहाँ से ये वो कर लिया, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने बच्चों से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का क्या करेंगे आप? अचार डालेंगे बैठकर? सवाल नंबर 36 पे आते हैं। अचार नहीं डालना है, आप लोग नहीं डालना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? क्लास में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, और शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। अब अगर प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग के संदर्भ में कौन सा सही है? अब भाई एक ही चूज करना है। आपको लग रहा हो कि अरे इसमें तो सब सही लग रहा है। पहली बात मैंने ऊपर में बताया था कि आप टीचर का बेसिक क्वालिटी क्या है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना इसका आंसर होगा। और डिसिप्लिन बनाए हुए हैं, अब कुछ से कुछ शिक्षण में आपका अभिरुचि है, पढ़ाने में आपका मन लगता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिए फिर पढ़ाना। सवाल नंबर 37, इस 40 तक ले चलते हैं। सवाल नंबर 37 है, टैगोर और विवेकानंद, महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म इधर दिया हुआ है। इधर है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, कर्म का सिद्धांत बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, योग शिक्षा का एक माध्यम है, और धर्म का सिद्धांत। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए। यदि टैगोर के पास चलते हैं तो टैगोर ने बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, यह टैगोर साहब से है रिलेटेड। विवेकानंद के लिए योग शिक्षा का एक माध्यम है, क्लियर है। और महात्मा गांधी के लिए क्या है? महात्मा गांधी के लिए क्या है? सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। और बौद्ध धर्म के लिए क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म के लिए कर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का तो यही है ना, कर्म का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत नहीं है। ये तो ऑप्शन में मतलब ऐसे ही दे दिया बरगलाने के लिए बच्चों को। कोई क्लियर, मतलब कोई कन्फ्यूज़न? यह किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है, जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती। उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेटमेंट है भाई, तो याद करना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। क्लियर है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, या उपरोक्त सभी। अब आप बताइए, ऐसे केसेस में उपरोक्त सभी ही होंगे क्योंकि इसमें तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है? तो शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। प्रभावी शिक्षण में कौन सा इसमें से पॉइंट होना चाहिए? ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। तो मेरे ख्याल से तो सी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहेंगे तभी तो पढ़ाई का मज़ा है। 41 नंबर, 50 तक ले चलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? यानी जब आप पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या आप अपेक्षा करते हैं, मतलब क्या उसका आउटकम होना चाहिए? छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, या फिर छात्रों के चरित्र का निर्माण, या उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। नौकरी का चयन होते बकवासी ऑप्शन है भाई। नौकरी का चयन के लिए कौन टीचर पढ़ाता है? एकदम कि बच्चा यदि बदमाश था तो उसके व्यवहार में चेंजेस आने चाहिए आपसे पढ़ने के बाद। तो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं? शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, या उपरोक्त सभी। इस केसेस में डी आपको याद रखना है। मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे देखो कौन सा कारक है शिक्षण दक्षता के लिए, तो ये तीनों ऊपर का जो तीनों पॉइंट है वह जरूरी है, इसीलिए इसका आंसर डी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डी मार दो पट से, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा संप्रेषक यानी कम्युनिकेटर एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है। संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है। संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। अब बताइए कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? कहता है अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट तो बकवास है। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर हो सकता है। एक अच्छा मतलब टीचर जो होता है एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। तो कथन गलत है। और एक कम्युनिकेटर को हास्य का अच्छा बोध हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा बोलता है, इसका मतलब है नहीं कि उसके हर बात में कॉमेडी का उसका नॉलेज हो। बहुत अच्छे लोग बोलते हैं इंडिया में। संप्रेषक को विस्तृत पठन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाषाओं का ज्ञान ये तो किसी को हुआ ही नहीं आज तक, तो ऑप्शन ही फर्जी है। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के लिए एक्सेसिबल हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सफल शिक्षक कौन होता है? क्या आपके लेख बड़े बड़े मैगजीन में आ रहे हैं तो आप सफल शिक्षक हैं? बिल्कुल नहीं, फर्जी बात है। क्या आप छात्रों के लिए एक्सेसिबल हैं तब एक सफल शिक्षक हैं? ये भी फर्जी बात है। अब जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है उससे क्या मतलब है? बहुत सारे टीचर जो है भोंदू होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं कोचिंग वगैरह कर सरकारी स्कूल में क्या होता है, यही तो होता है ना, मैक्सिमम तेज तरार हो जाते हैं पढ़ करके। तो क्या शिक्षक सफल होता है? ऐसा कुछ नहीं, बच्चा खुद से मेहनत करके निकलता है। तो सफल शिक्षक होने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि अपने विषय को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। लेख बड़ा छप रहा उससे मतलब ये नहीं कि आप बहुत सफल शिक्षक हो गए बड़े बड़े मैगजीन में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में उसका बहुत ज़्यादा महत्व है लेख छपने का। तो छप रहा है तो छपाते रहें। यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, अरे बाप रे, शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से जुड़ना, या पुस्तकें लिखना। आय आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसमें से कौन सा उपाय करेंगे? अब देखिए, यदि आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं, ये निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, यह तो बिल्कुल नहीं करना है। कॉलेज के टीचर की बात हो रही है। शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, नहीं, वो तो होगा भी नहीं आपसे लेबर वर्क। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से जुड़ना, क्या क्यों भाई?
आय बढ़ाने के लिए क्यों फिर जुड़ेंगे जब कॉलेज से पैसा मिले रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें तीनों ऊपर का जो है वैलिड ऑप्शन नहीं था। पुस्तकें लिख करके आप कमा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर रहते भर में वैलिड ऑप्शन है, वैलिड चुनना भी है ना आपको। एक प्राचार्य के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम यानी रिफ्रेशर कोर्सेज में भाग लेना, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। क्या इसमें से क्या आप ऑप्शन चूज करेंगे? और इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यह ऑप्शन तो इतना ही है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये पता नहीं कट क्यों गया पीडीएफ बनाने में। एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करता है? मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रमों में को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। नीचे का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डी तो होगा ही नहीं, आप समझ गए होंगे। टीवी कार्यक्रम को दिखा करके भी नहीं और वैल्यूज पे खूब लेक्चर, बड़ा लेक्चर दे करके भी नहीं। आत्मसात करने के लिए क्या करता है वो? पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से बच्चों को सम्मिलित करके ही कर सकता है। 48 नंबर, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है और छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो प्रभावी कम्युनिकेटर के रूप में कैसे वो अपने आप को स्थापित कर सकता है? एक टीचर जो सिखाता है और यदि उसका अर्थ बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आता है, इसका मतलब ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर। उसको चीज़ें समझाने आती हैं तो कम्युनिकेटर तो वही है जो आप किसी को, सामने वाले को समझा रहे हैं और सामने वाला समझ जाए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना? यह तो बिल्कुल भी नहीं, ये फर्जी ऑप्शन है। ऐसी समझिए, कक्षा में यानी क्लास में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये भी फर्जी ऑप्शन है। क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम से करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, क्या यह होना चाहिए? यह भी नहीं, ये तो बचकाना वाला बात है। छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। सुकर जो है, सुकर सुकराती मेथड से है, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर करेगा। तो छात्रों को सुकर बनाना, ठीक है। सुकर मतलब सुअर नहीं, सुकर का मतलब सुअर भी होता है, कई शुकर का मांस बोलते हैं। वो कई सारे किताब में लिख दिया कि बुद्ध ने शुकर का मांस खा लिया था तो वो दुनिया से चले गए। जो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ में आ रही बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। 50 नंबर, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है कब? विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। बताइए, यह जो ऑप्शन है, यह जो आंसर है, यह आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। यह आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन जो है इस तरीके का, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का, इन्वायरमेंट का, सबका चलता रहेगा। मतलब 3-3 वीडियो तो कम से कम जाएंगे ही और 150 सवाल कम से कम मिनिमम हम लोग सॉल्व करेंगे एक चैप्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप लोग अपने तमाम सारे साथियों को जोड़िए चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।